जय हिंद साथियों, मैं सुनील लोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। जैसा कि हमारी थ्योरी क्लासेस चल रही थी, हमने आपसे बताया था कि हमने हार्ट वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि हम श्वसन तंत्र के बारे में कायदे से डीपली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। सारे के सारे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जो भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाओ, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, सो जो ही रखते हैं आज। पहला टॉपिक आता है हमारा श्वसन तंत्र में रेस्पिरेटरी सिस्टम की। हम बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। देखो, श्वसन तंत्र में बेसिकली हमको क्या पता होता है कि केवल हमारे फेफड़ों का काम होता है ना, सांस लेना छोड़ना, यही सारी चीज़ें। लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ कुछ अंग ऐसे हैं जो साथ में कनेक्टेड हैं। शरीर के कुछ और अंग भी हैं जो श्वसन तंत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है। ध्यान समझना, अंगों का वह समूह जो किस क्रिया में सहायक होता है? श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, रेस्पिरेशन की क्रिया में सहायक होता है। उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। यानी कि श्वसन क्रिया में रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के अंदर जितने भी अंग अलग अलग हैं वो उसका साथ देते हैं, उसकी मदद करते हैं श्वसन क्रिया में। तो वह उन्हीं अंगों का समूह क्या कहलाता है? श्वसन तंत्र कहलाता है। तंत्र मतलब एक सिस्टम हो जाता है, वहाँ फिर कई ऑर्गन, कई अंग मिलके काम करने लगते हैं। ठीक है, प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए होती भैया? क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है। हमें जिंदा रहना है तो हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, है ना। और ऑक्सीजन चाहिए क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हमारे द्वारा खाए गए भोजन का ऑक्सीडेशन करती है। ऑक्सीजन जो हम खाते हैं, जो भी हम भोजन खाते हैं, कुछ भी, क्या क्या खाते हैं? दाल चावल, बस? मांस, मछली, मुर्गा, दाल चावल, सब्जी, रोटी, जो भी हम खाते हैं भोजन के रूप में, उस भोजन का ऑक्सीडेशन कौन करता है? ऑक्सीजन करती है। ठीक है, और जब उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो किस प्रकार में बदल जाती है? ऊर्जा में बदल जाती है, एनर्जी में बदल जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब श्वसन क्या है? श्वसन क्रिया क्या होती है, बताएगा कोई? हाँ, सांस लेना, सांस छोड़ना। श्वसन क्रिया में क्या होता है भाई? ऑक्सीजन हमारे कहाँ जाती है? फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों के थ्रू फिर कहाँ पहुँच जाती है? हमारे रक्त में पहुँचती है ना। और बाहर क्या निकालते हैं हम? जितनी भी अन्य वेस्ट गैसेस हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या बाहर निकलती? कार्बन डाइऑक्साइड। यही प्रोसेस क्या कहलाती है? श्वसन क्रिया कहलाती है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, भोजन के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जटिल कण होते हैं, जो टाइट फॉर्म में होते हैं, जो एक बार में नहीं टूटते, तो उसके लिए कौन सहायता करता है? जैसे हम कोई लिक्विड में भी तो हमारा भोजन जाता है ना अंदर, जूस पीने से भी तो एनर्जी मिलती है। अब जूस को पचाने में बहुत मेहनत लगती है, क्या वो जटिल में नहीं है ना, वो तो तरल में है, जल्दी पच जाएगा। लेकिन बहुत से भोजन के कैसे अणु होते हैं? जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, कठिन होते हैं बहुत। ठीक है, तो उनको पचाने के लिए, उनको डाइजेस्ट करने के लिए, या उनका ऑक्सीडेशन करने के लिए कौन सहायता करता है? पाचन तंत्र, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसकी हेल्प करता है। क्या कर देता है डाइजेस्टिव सिस्टम? उसको सरल अणुओं में बदल देता है, उसके छोटे 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 क्या कर देता है? टुकड़े कर देता है। समझ में आया? सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदल देता है, जिसके कारण फिर क्या होता है? क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और एनर्जी किसको चाहिए होती है? हमारी कोशिकाओं को, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो किस पे लोड पड़ता है? किस? दिमाग पे, हमारी कोशिकाओं पे जोर पड़ता है। किस पे जोर पड़ता है?
कोशिकाओं पे जोर पड़ता है। मैंने एक पॉइंट बताया था तुम लोगों को कि हमारे शरीर में सबसे पहले कौन सी चीज़ बनी। शरीर की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी है? सेल है, यानी कोशिका है। फिर इन्हीं कोशिका के क्या बन गए? बंडल बन गए, गुच्छे बन गए। इन कोशिकाओं के गुच्छों से क्या बना? हमारे टिश्यूज़ बने। क्या बने? यानी हमारे ऊतक बने। फिर इन्हीं ऊतक के क्या बन गए? बंडल, ढेर सारे गुच्छे बना लियो। ये ऊतक मिलके क्या बना देते हैं? हमारे शरीर के अलग अलग अंग बना देते हैं बेटा, ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, फिर यही अलग अलग ऑर्गन मिलके क्या बना देते हैं? हमारा शरीर बना देते हैं। तो ऊर्जा किसको चाहिए होती है? हमारी कोशिकाओं को चाहिए होती है। ठीक है, समझ में आया? सबसे छोटी यूनिट कौन है? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका। फिर कोशिका के गुच्छे या बंडल मिलके क्या बना देते हैं? हमारा ऊतक बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। फिर वो ढेर सारे ऊतक मिलके शरीर का अलग अलग अंग बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। फिर वही अलग अलग ऑर्गन मिलके, जैसे हमारा हृदय हो गया, हमारा फेफड़ा हो गया, हमारा आंतें हो गई, हमारा हाथ हो गया, हमारा पैर हो गया, मस्तिष्क हो गया, अलग अलग ऑर्गन्स हैं। ये अलग अलग ऑर्गन्स मिलके संपूर्ण क्या बना देते हैं? शरीर का निर्माण कर देते हैं, होल बॉडी का निर्माण कर देते हैं। इसीलिए जो शरीर की सबसे छोटी इकाई है उसको क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है, जो कि भोजन के ऑक्सीडेशन की वजह से। किसकी वजह से? भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उसकी वजह से वो क्या हो जाती है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और हमारी कोशिकाओं की मिलती है। फिर हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें प्रॉपर एनर्जी मिलती रहती है। ठीक है, अब श्वसन तंत्र में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी? पाचन तंत्र की, तो पाचन तंत्र में एनर्जी जो मिलती है वो किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। देखा जाए तो किससे? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। श्वसन तंत्र में ग्लूकोज और ऑक्सीजन के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना, श्वसन तंत्र की जो ऊर्जा होती है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन के द्वारा। पाचन तंत्र में डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम एनर्जी को कन्वर्ट करें या उसकी बात करें तो वो ग्लूकोज फॉर्म में हो जाती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट की वजह से होती है। ये फॉर्मूला भी याद कर लेना आप लोग, ये फॉर्मूला भी कभी कभी आपसे पूछता है। ठीक है, लेकिन ये दो चीज़ें ध्यान में रखना। ठीक है, ठीक। अब एक और चीज़ देखो, मैंने एक चीज़ बताई थी पिछले क्लास हार्ट में कि खून जो हमारा अशुद्ध होता है ना, वो क्यों अशुद्ध होता है? क्योंकि उसमें क्या नहीं होती? ऑक्सीजन नहीं होती। और ऑक्सीजन कहाँ मिलाई जाती है? फेफड़ों में। और फेफड़ा किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है फेफड़ा? हमारे श्वसन तंत्र का एक हिस्सा है, एक अंग है, एक भाग है। ठीक है, तो O2 का ब्लड में मिलना तथा CO2 का बॉडी से बाहर निकलना, ध्यान से समझना। O2 मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपके ब्लड में क्या हो रही है? मिल रही है। ठीक, और शरीर से क्या बाहर जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। आपके ब्लड में ऑक्सीजन का मिलना और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर जाना ही क्या कहलाता है? एक प्रकार से ये भी क्या है? श्वसन क्रिया में ही आ जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो जो आपका श्वसन क्रिया होती है, श्वसन तंत्र का जो प्रोसेस होता है, क्या होता है? ऑक्सीजन किस में मिलाई जाती है? ब्लड में। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बाहर निकाल दी जाती है? कहाँ से बाहर निकाल दी जाती है? पूरे शरीर से, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है श्वसन क्रिया में, और ब्लड में क्या मिला दी जाती है? ऑक्सीजन। यही इसका फंक्शन होता है। ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन प्रत्येक सेल तक पहुँच पाता है। ऑक्सीजन कैसे पहुँचती है? हमारे खून, हमारे एक एक कोशिका तक ऑक्सीजन कैसे पहुँचेगी? हमारे खून के द्वारा पहुँचती, हमारे रक्त के द्वारा पहुँचती। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट। अब कुछ इम्पॉर्टेंट अंग हैं हमारे, या अंग कह लो या पार्ट है हमारा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो रेस्पिरेशन हमारे कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? यह हमारी नोज़ हो गई, या नसल कैविटी बोल सकते हैं जिसको हम, है ना। ठीक है, ये दोनों क्या है हमारे?
लंग्स है, ये हमारे फेफड़े मेन तो हमारे यही होते हैं, ठीक है। फेफड़े श्वसन क्रिया का मुख्य अंग क्या है? हमारे फेफड़े। कितने फेफड़े होते हैं? 2 होते हैं। 2 ही तो हैं, 3 दिख रहे हैं क्या? 2 होते हैं, ठीक है। तो नसल पैसेज बोलते हैं या नासिका मार्ग बोलते हैं। ऑक्सीजन हमारे कहाँ से जाती है? हमारी नाक से। तो पहला हमारा क्या हो गया? नसल पैसेज या नासिका मार्ग। फिर ओरल कैविटी होती है, मुख गुहा बोलते हैं जिसको, ठीक है, यहाँ से भी तो जाती है, ठीक। ओरल कैविटी हो गई, मुख गुहा हो गई, फिर फेरिंग्स हो गया, ग्रेसनी, ठीक है, यहाँ वाला हिस्सा पीछे साइड से अगर देखोगे तो ये हिस्सा दिख रहा है ना, ये हिस्सा। फिर एपिग्लॉटिस हो गया। एपिग्लॉटिस एक ढक्कन होता है, क्या होता है? अच्छा एक चीज़ ध्यान से समझो, ये हमारा एपिग्लॉटिस है, क्या है? ये हमारा क्या है बेटा? ये दोस्तों हमारा एपिग्लॉटिस है। अब हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, सबका रास्ता कौन सा है? सबका रास्ता कौन है? यही है ना, एक ही रास्ता है। जब हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, तो ये फेफड़े में काहे नहीं घुस जाता? ऑक्सीजन के लिए तो ये रास्ता है, लेकिन जा भी तो यहीं से रहा है ना। तो ये हम पानी पिएंगे तो फेफड़े में क्यों नहीं जाता? हम खाना खाते हैं तो फेफड़े, हम खाना पानी पीते तो आंत में चला जाता है, इंटेस्टाइन में, फेफड़े में क्यों नहीं जाता? हाँ, एपिग्लॉटिस जो होता है दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना कि ये एक ढक्कन होता है। जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन वाला पार्ट कहाँ लेकर जाएगा? फेफड़े में। जब हम कोई चीज़ खाएंगे पिएंगे तो कहाँ लेके जाएगा? जहाँ उसको जाना होगा वहाँ लेकर जाएगा। कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने कि आप लेटे लेटे अगर कुछ खा लो पी लो तो अचानक खूब तेज से खांसी, सांस चढ़ जाती, खांसने लग जाते हो, झटका लग जाता हो तो पानी लग गया। पानी नहीं लगता, वही क्या होता है, सांस फेफड़े के आसपास क्या पहुंच जाता है? पानी पहुंच जाएगा। तो वो क्या करेगा? अगर वो खांसी नहीं आएगी तो फेफड़े में पानी चला जाएगा। खांसी इसी वजह से आती ताकि वो पानी जो थोड़ा बहुत घुस गया वो क्या हो जाए, उसके थ्रू नाक पे पहुंच जाएगा, आँख पे पहुंच जाएगा जब झटका लगता है। तो वो इसी वजह से होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी आपको लेटे लेटे पानी पी ले रहे हो, लेटे लेटे खा ले रहे हो, नहीं करना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? इसी प्रोसेस को इसीलिए एपिग्लॉटिस का ये काम होता है, चीज़ों को डाइवर्ट रखता है। जो फेफड़ों में जाने वाली चीज़ है उसको फेफड़ों में भेजेगा, और जो कहाँ जाने वाली चीज़ है, हमारी आंतों में जाने वाली चीज़ है, उसको कहाँ भेज देगा? आंतों में भेज देगा, इंटेस्टाइन में भेज देगा, ठीक है। लैरिंग्स की बात करें, कहाँ गया एपिग्लॉटिस? सॉरी यहाँ बता दिया क्या? एपिग्लॉटिस कहाँ था तुम्हारा? ये है, यहाँ पर होता है, ठीक। फिर लैरिंग्स होता है हमारा, ये तो होता है हमारा स्वर यंत्र, कौआ बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? कौआ। गांव की भाषा में क्या बोलते हैं? कौआ हो गया। साउंड बॉक्स बोलते हैं बेटा इसको, क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? हम लैरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। इतने नाम हैं इनके। यहीं से हमारी क्या निकलती है? आवाज़। आप कुछ भी बोल के देखोगे यहाँ पर झंझनाहट सी महसूस होगी, कुछ भी बोलोगे तो यहाँ वाइब्रेट करेगा। जैसे आपने स्पीकर देखे होंगे, स्पीकर में जब म्यूज़िक बजता है तो उसके पास हाथ लगो तो झन्न झन्न करता है ना, तो ये हमारा स्पीकर ही है। हमारे मुंह से जो आवाज़ निकल रही है उसमें साउंड बॉक्स यही है। समझ में आया? अगर ये खराब हो गया तो आवाज़ बाहर नहीं आएगी। क्लियर हुआ? तो साउंड बॉक्स हो गया। साउंड बॉक्स के नीचे हमारा क्या होता है? ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया मतलब क्या होता है? ये हमारा एक रास्ता है। ट्रैकिया देखो यहाँ, ट्रैकिया से क्या समझ लो, पूछ ले कभी ट्रैकिया क्या है तो ट्रैकिया शब्द से ही आप समझ लो, इनके वर्ड से ही। ट्रैकिया। अब ट्रैकिया में क्या छिपा है? ट्रैक। ट्रैक मतलब क्या होता है? रास्ता। तो ये काहे का रास्ता है? ये रास्ता है आपका खाना पीना जाने का भी और ऑक्सीजन जाने का भी। ये रास्ता है कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने का भी, है ना। तो ध्यान रखना। फिर है प्लूरल मेम्ब्रेन होती है एक हमारी, ठीक है। जो हर, अब ध्यान समझना, जो हमारा फेफड़ा होता है, जो हमारे लंग्स होते हैं, उसकी जो बाहरी परत होती है, कौन सी परत?
सबसे बाहरी परत जो होगी हमारे फेफड़े की वो क्या कहलाएगी? प्लूरा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्लूरा कहलाएगी। प्लूरा, प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको। ये एक झिल्ली होती है जो हमारे फेफड़े को क्या करके रखती है? कवर करके रखती है, ढक करके रखती है। ठीक है, कौन सी झिल्ली? प्लूरल झिल्ली या प्लूरा झिल्ली या प्लूरा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। ओके, फिर है ब्रोंकियाई। ब्रोंकियाई की अगर हम बात करें तो ये ब्रोंकियाई क्या काम करते हैं? ये हार्ट को दो हिस्से में, जो भी ऑक्सीजन जा रही है रास्ता यहाँ से एक है, ये ब्रोंकियाई का काम होता है हार्ट के दोनों भाग में क्या पहुँचाना? ऑक्सीजन पहुँचाना। ठीक है, ये ब्रोंकियाई का काम हो गया। ब्रोंकियोल्स होते हैं। ब्रोंकियोल्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर छोटे छोटे जो शाखाएं दिख रही हैं ना, ये छोटी छोटी जो शाखाएं होती हैं, ये क्या होती हैं? ब्रोंकियोल्स होती हैं। ठीक है, यही ऑक्सीजन इन्हीं के थ्रू हार्ट लंग्स का जो भाग है उसमें अलग अलग भागों में क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं जा करके। एल्वियोलाई की बात करें, कूपिका, छोटे छोटे होल्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे इसमें छेद होते हैं। किसमें? आपके हार्ट लंग्स के अंदर बहुत छोटे 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 क्या होंगे? होल्स होंगे। इन्हीं होल्स में क्या भर जाती है? जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो इन्हीं होल्स में जब ऑक्सीजन जाती है, जब आप सांस ऊपर खींचते हो तो फेफड़ा क्या हो जाता है? फूल जाता है ना? क्योंकि इन एल्वियोलाइज में क्या घुस जाती है? ऑक्सीजन घुस जाती है। ठीक है, फिर हमारे लंग्स, फेफड़े की बात करें, दो हो गया। डायफ्राम, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें होता है डायफ्राम। यहाँ पर अगर आप देख पाओगे, यहाँ पर हमारा ये डायफ्राम होता है। ये क्या है? डायफ्राम। डायफ्राम का काम क्या होता है? आप देखोगे जब भी आप सांस भरते हो तो आपके फेफड़े फूलते हैं, डायफ्राम क्या होता है? अंदर घुस जाता है। सांस छोड़ते हो डायफ्राम बाहर आ जाता है। ठीक है, यही प्रोसेस होती है आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, चलो और अगर हम देखें तो अब एक एक पार्ट को कायदे से समझते हैं। नसल पैसेज, जो हमारी नसल पैसेज होती है या नसल कैविटी होती है, नासा गुहा जिसको बोलते हैं, अगर उसकी हम बात करें, ठीक, तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? मेन काम तो इसका क्या होता है? सूंघने का, स्मेल करने का। मेन काम क्या होता है हमारी नसल का? स्मेल करने का, स्मेल करने का, सूंघने का। ठीक है, इसके भीतर छोटे छोटे बाल होते हैं। आपकी नाक के अंदर अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे क्या होते हैं? हेयर होते हैं, बाल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हवा में ऑक्सीजन के साथ साथ और क्या क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, धूल होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। वो भी क्या होते हैं? अगर ये बाल ना हो तो डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएंगे? आपके फेफड़े में पहुँच जाएंगे, इन्फेक्शन पहुँचा देंगे। तो ये क्या कर लेते हैं? उनको रोक लेते हैं। उन डस्ट पार्टिकल के, धूल के कणों को क्या कर लेते हैं? रोक लेते हैं। नसल पैसेज में एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ध्यान समझिएगा। ये म्यूकस मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछा जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ लोकेटेड होती है? तो कहाँ लोकेटेड होती है? नसल पैसेज में। कहाँ लोकेटेड होती है? नसल कैविटी में कि पीछे साइड पे, नसल कैविटी के बैक साइड पे आप देखोगे तो कौन सी मेम्ब्रेन होती है? कौन सी झिल्ली होती है? कौन सी झिल्ली होती है? म्यूकस। कौन सी होती है? म्यूकस झिल्ली होती। कौन सी झिल्ली होती है? म्यूकस झिल्ली होती है। ठीक है, और नॉस्ट्रिल, जो ये हमारे होल पार्टिकल्स होते हैं, ये वाला हिस्सा, ये दोनों क्या कहलाते हैं? नॉस्ट्रिल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉस्ट्रिल कहलाते हैं। थ्रोट किसको बोलते हैं? ये जो हिस्सा होता है हमारे थ्रोट कहलाता है। क्या कहलाता है? थ्रोट कहलाता है। ठीक है, तो म्यूकस कला या म्यूकस झिल्ली होती है नसल पैसेज के अंदर, जो 1/2 लीटर यानी आधा लीटर म्यूकस प्रतिदिन निकलता है। उससे म्यूकस निकलता है, एक तरल पदार्थ निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? म्यूकस। कितना निकलता है दिन भर में? आधा लीटर। कितना? आधा लीटर, चिपचिपा सा होता है। ठीक है, और यही म्यूकस क्या काम करता है? धूल कण, जीवाणु या अन्य सूक्ष्म जीवों को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती, जो हमारी नाक बह रही होती है, जिसको हम नाक बोलते हैं, एक्चुअल में वो क्या है? म्यूकस है। वो क्या है?
और वो म्यूकस किससे निकलता है? म्यूकस मेम्ब्रेन से निकलता है। एक दिन में कितना निकलता है? आधा लीटर निकलता है। और वही चिपचिपा पदार्थ क्या करता है? जो बाहर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई धूल मिट्टी कण जो जा रहा है उसको क्या कर लेगा? चिपका लेगा। और सिर्फ क्या जाएगी अंदर? ऑक्सीजन। समझ में आया? क्लियर इतनी चीज? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, आपके ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वायु को नम एवं शरीर के तापमान को भी मेंटेन करती है। ये जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उसको क्या कर देती है? चिपचिपा कर देगी, नम कर देगी, हल्का मॉइस्चराइज कर देगी। ठीक है, जैसे अब बहुत धूप है, खूब गरम गरम हवा चल रही है, अब क्या होगा? जैसे वो अंदर जाएगी तो देखोगे हल्का ठंडक टाइप में नम करके जाएगी। उसको क्या कर देगी? नम कर देती है। ठीक है, और इसी नम करने की वजह से क्या होता है? हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो क्या होता है? मेंटेन रहता है, बराबर रहता है। कितना टेम्परेचर होता है हमारे शरीर का? 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में। नोट कर लेना, यहाँ से भी सवाल आते हैं। हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस में कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में कितना होना चाहिए? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। F मतलब फ़ारेनहाइट, C मतलब सेल्सियस। ठीक है, ये दोनों ही टेम्परेचर हमारे शरीर के हैं। ये मिनिमम इतना टेम्परेचर हमारे शरीर का होना चाहिए। इससे कम होगा तो भी नुकसान है, इससे ज़्यादा होगा तो भी नुकसान होता है। ओके, नेक्स्ट फेरिंग्स। दूसरा पॉइंट आता हमारा फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी। अब फेरिंग्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फेरिंग्स देखोगे जहां पर हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, यहां पर क्या होती है? हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना। इस म्यूकस मेम्ब्रेन से और नीचे आओगे तो यहाँ पर हमारा फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स का क्या काम होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ये भाग होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे सवाल पूछ लेता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का वह कौन सा भाग है जो पाचन तंत्र से भी संबंधित है या डाइजेस्टिव सिस्टम से भी संबंधित रखता है, तो वो कौन है? हमारा ग्रसनी या फेरिंग्स। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है? हमारा लैरिंग्स यानी कि स्वर यंत्र। ठीक है, स्वर यंत्र हो गया हमारा लैरिंग्स यानी कि स्वर यंत्र। ओके, लैरिंग्स श्वसन मार्ग का वह भाग होता है जो फेरिंग्स तथा ट्रैकिया को जोड़ता है। हमारे ट्रैकिया को और हमारे फेरिंग्स को क्या कर देता है? आपस में जोड़ देता है। आपस में क्या कर देता है? कनेक्ट कर देता है। आपस में क्या कर देता है? कनेक्ट कर देता है। ठीक है, लैरिंग्स का मुख्य काम क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस करने का, मैंने पीछे ही बता दिया। आवाज़ को निकालने का, ध्वनि को निकालने का काम किसका होता है? लैरिंग्स का होता है, स्वर यंत्र का होता है। ठीक है, लैरिंग्स के प्रवेश द्वार पर एक ढक्कन के समान वॉल्व होती है। क्या होती है? अभी बताया था ना, एपिग्लॉटिस एक वॉल्व के रूप में काम करती है, ढक्कन की तरह होती है, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब भी कुछ निगलना होता है तो यह एपिग्लॉटिस ट्रैकिया द्वार को क्या कर देता है? बंद कर देता है। जो ट्रैकिया का द्वार होगा, जो ट्रैकिया का क्या होगा? द्वार होगा। तो एपिग्लॉटिस क्या होता है? जब भी हमें कुछ निगलना होता है तो ट्रैकिया द्वार को क्या कर लेगा? एपिग्लॉटिस क्या काम करता है? आपका जो ट्रैकिया का दरवाजा होता है उसको क्या कर देगा? बंद कर देगा, जिससे जो फूड है वो ट्रैकिया में प्रवेश नहीं कर पाता है। इस ट्रैकिया में अगर प्रवेश कर गया फूड तो क्या होगा? कहाँ पहुँच जाएगा? हमारे फेफड़ों में पहुँचने के चांसेस होते हैं। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़? तो ढक्कन का काम कौन? ढक्कन नुमा कौन सी आकृति का होता है हमारे श्वसन तंत्र में? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या काम करता है? ट्रैकिया के दरवाजे को बंद कर देता है। कब? जब भी हम कोई चीज़ निगलते हैं। जब भी हम कोई चीज़ निगलते हैं तो ट्रैकिया के दरवाजे को कौन बंद कर देता है? एपिग्लॉटिस बंद कर देता है, जिसकी वजह से जो फूड होता है वो आपकी ट्रैकिया में प्रवेश या एंटर नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स को और देख लेते हैं, लैरिंग्स ही पढ़ रहे थे हम, तो लैरिंग्स की और बात करें। पुरुषों में लैंगिक लक्षणों के विकास के साथ साथ ध्वनि के यंत्रों के चारों ओर एक विशेष संरचना का निर्माण होता है। एडम्स एप्पल बोलते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम लोग गुजरोगे इस चीज़ से। अक्सर जब अभी जब तुम लोग 6-7 महीने बाद जब इस स्कूल से निकलोगे तो तुम्हारी आवाज़ बदल चुकी होगी।
भारी हो जाती है ना लड़कों की आवाज़, कुछ लड़कियों की आवाज़ भी भारी हो जाती है, लेकिन लड़कियों की आवाज़ बहुत कम भारी होती है। लड़कों की आवाज़ एकदम क्या हो जाती है, एकाएक बदल जाती है। आपने देखा होगा अपने आसपास के लड़कों को जो 15-16 साल के हो जाते हैं, उनकी आवाज़ लगता है रातों रात बदल गई, इतनी भारी कैसे हो गई। ठीक है, वो किसकी वजह से होती है, एक विशेष संरचना का निर्माण हो जाता है चारों ओर। लैंगिक लक्षण यानी जब आप टीन एज क्रॉस कर रहे होते हो, टीन एज 13, 14, 15, 16, 17, है ना, जब टीन वाली एज में एकदम आखिरी में 18 के आसपास पहुंचने वाले होते हो ना, तो आवाज़ क्या होती है, एकदम एकाएक बदल जाती है। तो इसी को हम जब आवाज़ बदलती तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर आप देखो क्या बोल रहा है, चारों एक विशेष संरचना का निर्माण हो जाता है। जो हमारा ये लैरिंग्स होता है इसके चारों ओर क्या हो जाता है, इसकी एक विशेष संरचना का निर्माण हो जाता है, कवर टाइप का हो जाता है। अगर यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू होगा, हल्का हल्का, किसी का ज़्यादा निकल जाता है, किसी का कम निकल जाता है। ठीक है, दिख रहा है ना ये उभार, ठीक है। तो इसी के कारण क्या हो जाता है, स्वर यंत्र का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभी ये सीधा है लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, बढ़ गया। अब इसके कारण क्या होता है, जो पुरुषों की, जो लड़कों की आवाज़ होती है वो क्या हो जाती है, लो पिच में हो जाती है, अर्थात मोटी हो जाती है, भारी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। महिलाओं में इस संरचना का विकास नहीं होता है, ठीक है, जिसकी वजह से स्वर यंत्र का आकार छोटा होता है, इसलिए उच्च तारत्व या हाई पिच वाली आवाज़ उत्पन्न होती है, सुनने में पतली और मधुर। लड़कियों की आवाज़ पतली और सुरीली होती है हमेशा के लिए, लेकिन लड़कों की आवाज़ एक बार बदलती है। इसी तरीके से आपकी आवाज़ में बदलाव होगा। जब आप 15 साल, 16 साल, 17 साल में जब पहुंच जाओगे तो आवाज़ क्या हो जाएगी, चेंज होने लग जाती है। ठीक है, आवाज़ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ। इसी आवाज़ के बदलने को हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं। एडम का सेब, एडम मतलब आदमी, एडम मतलब, और जो ऐसे उभर जाता है उसको बोलते हैं सेब, एडम्स एप्पल। ये सवाल पूछता है एडम्स एप्पल, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। फिर मैन वोकल कॉर्ड और वोमेन वोकल कॉर्ड। मैन की जो वोकल कॉर्ड होती है वो 20 mm की होती है, और महिलाओं की जो वोमेन वोकल कॉर्ड होती है वो कितनी होती है, 15 mm की होती है। ये हमारी वोकल कॉर्ड ही है। कौन सी, लैरिंक्स। ये जो कौवा है ये पुरुषों में कितना होता है, 20 मिलीमीटर, महिलाओं में कितना होता है, 15 मिलीमीटर। वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। अगला श्वसन तंत्र की हम बात कर रहे थे, तो श्वसन तंत्र में आगे बढ़ते हैं, ट्रैकिया। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर मज़ा आएगा, ठीक है। तो ठीक, चलो, ट्रैकिया द्वारा वायु फेफड़े के अंदर तक जाती है। किसके द्वारा जाती है, जो ऑक्सीजन होती है किसके द्वारा अंदर जाती है, ट्रैकिया के द्वारा। ठीक है, अगर पूछ ले कि जो ऑक्सीजन होती है वो किसके द्वारा आपके फेफड़ों के अंदर जाती है, तो किसके द्वारा जाएगी, ट्रैकिया के द्वारा जाएगी। ठीक है, ट्रैकिया आगे जाकर 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। ये हमारा ट्रैकिया है, ये आगे जाके 2 ब्रांच में बट रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकी बोलते हैं या ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, यही ट्रैकिया आगे जाकर 2 रास्तों में बटेगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई बोलेंगे। ट्रैकिया के ऊपर 16 से 20 सी शेप के बने कार्टिलेज के रिंग होते हैं, जिसका काम ट्रैकिया को सिकुड़ने तथा चिपकने से बचाने का होता है। आप देख पाओगे यहाँ पर छोटे छोटे छल्ले बने हैं ना, कितने होते हैं, 16 से लेके कितने होते हैं, लगभग 20। ये भी पूछ लेता है कि कितनी रिंग्स होती, तो 16 से 20 रिंग्स होती। इनका काम क्या होता है, ट्रैकिया को सिकुड़ने से बचाएगा और चिपकने से बचाएगा। ट्रैकिया को सिकुड़ने और चिपकने से कौन बचाता है, यही का रिंग्स होती हैं। किस चीज़ की बनी होती हैं रिंग्स, उपास्थि की, उपास्थि से बनी होती। किससे बनी होती हैं, उपास्थि यानी कि कार्टिलेज से बनी होती है। क्लियर इतनी चीज़। ये देख पाओगे यहाँ पर, ये हमारी क्या है, ये रिंग्स हैं। यही वाली रिंग्स यहाँ पर खोल के दिखा दी तुम लोगों को। कितनी होती हैं, 16 से 20 होती हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ये रिंग्स बनी हुई है ना, छल्ले की तरह है कि नहीं है, है ना। और ये रिंग किस शेप में दिख रही है तुमको,
अगर इधर से देखेंगे तो सी की तरह है कि नहीं, तो किस शेप में होती हैं, सी शेप में होती हैं। ध्यान रखना, जो कार्टिलेज होती हैं आपके ट्रैकिया में किस शेप की होती हैं, सी शेप की होती है। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। और इन्हीं सी शेप के बीच में आपके क्या भरा होता है, इसी को हम ट्रैकिया बोलते हैं, बीच का जो पार्ट होता है, ठीक है। और इसी के बीच में एयरवेज बने होते हैं। क्या बने होते हैं, एयरवेज। एयरवे का मतलब हवा का रास्ता। एयरवेज होती ना हवाई जहाज जाने का, यहाँ पर भी एक एयरवेज होती है अंदर, उसके अंदर हवाई जहाज नहीं जाती, हवा जाती है। क्या जाती है, रास्ते बने होते हैं। उसी रास्ते के थ्रू कहाँ पहुँच जाती हैं वो हवाएं, वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में। बाकी जो बचा हुआ रास्ता किसके लिए है, बाकी ये माल के लिए है। कौन कौन सा माल, जो खाते पीते हो, ठीक। मानव का मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है, हमारे फेफड़े। सवाल पूछेगा कि श्वसन तंत्र का मानव का मुख्य अंग, प्रमुख अंग, मेन ऑर्गन कौन है, तो वो कौन है, लंग्स हैं, हमारे फेफड़े हैं। कितने फेफड़े होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं, एक दायां फेफड़ा और एक बायां फेफड़ा। एक हमारा होता है राइट लंग और एक होता है हमारा कौन सा, लेफ्ट लंग, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से आपसे सवाल पूछता है, क्या पूछता है, ये तो बता ही दिया कि कौन सी झिल्ली से ढका होता है हमारा, प्लूरा झिल्ली से। जो झिल्ली होती है आपके फेफड़े के बाहर, कौन सी झिल्ली होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा, है ना। दाएं फेफड़े में 3 लोब्स होते हैं हमारे, जैसे हमारे हृदय के अंदर चैम्बर थे, कितने चैम्बर थे, 4। वैसे हमारे फेफड़ों